आज की क्लास में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जाना, ठीक है। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि संपर्क भाषा क्या है और जनभाषा क्या है। शुरुआत करते हैं जनभाषा से। तो जब जनभाषा को आप तोड़ते हैं तो साफ साफ पता चलता है जनता की भाषा। इसे आप लोक भाषा भी कह सकते हैं, अर्थात वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसे जनभाषा कहते हैं। लोक प्रचलित का अर्थ हुआ समाज या लोक के अधिसंख्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। अब लोक में भिन्नताएं होती है, क्षेत्र में भिन्नताएं होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए चंबा एक जिला है, ठीक है। तो चंबा में एक खास तरह की बोली बोली जाती है। चंबा का ही एक इलाका है भरमौर। भरमौर में आप चले जाएंगे तो वहां की भाषा क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो भरमौर के क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली भाषा है वह भरमौर के लिए क्या होगी? वहां की जनभाषा होगी। चंबा के क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होगी, जिसका व्यवहार वहां के लोग आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं, वह क्या होगी? वहां की जनभाषा होगी। जनभाषा का जो संबंध है, ठीक है, वो शुद्ध साहित्यिकता या कोई व्याकरणिक नियमों से नहीं है। आई बात समझ में? वह लोगों द्वारा आपस में एक खास शैली में बात की जाने वाली जो भाषा होती है, उसे हम जनभाषा कहते हैं। जनभाषा को मातृभाषा भी कहा गया है, यानी कि पहली भाषा, ठीक है। जो आदमी अपने जन्म स्थान के बाद जिस पहली भाषा से उसका परिचय होता है वह वहां की जनभाषा होती है या वहां की लोक भाषा होती है, उसे आप मातृभाषा भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? जनभाषा जो है उसमें एक संस्थागत अवधारणा भी है। कैसे? जैसे कि जब बच्चा जिस क्षेत्र विशेष में जन्म लेता है तो वहां की बोली में उसकी माँ उससे बातचीत करती है, उसके परिवार वालों की जो भाषा होती है वहां की जनभाषा होती है, जिसे वो सुनता है और सीखता है। जब वह आगे बढ़ता है, जब साक्षरता का प्रश्न आता है, ठीक है, तो वह हिंदी भाषा में सीखता है या अपनी किसी और दूसरी भाषा में सीखता है। जब साहित्यिकता की बात आती है तो फिर वह साहित्य जो है वह हिंदी में पढ़ता है। तो जैसे जैसे उत्तरोत्तर विकास होता जाता है उसकी परिधि का, उसकी सीमा का, ऐसे संदर्भ में जनभाषा का भी परिष्कार होता जाता है। उसकी भी एक संस्थागत अवधारणा जो है जनभाषा की, वह समय के साथ साथ जैसे जैसे उसका क्षेत्र व्यापक होता जाता है वैसे वैसे जनभाषा का भी रूप व्यापक होता चला जाता है। स्पष्ट है? आगे बात समझ में? ठीक। जनभाषा के बाद दूसरी है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का सीधा सीधा अर्थ होता है वह भाषा जो दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में संपर्क का काम या सेतु का काम या दोनों को जोड़ने का काम करती है, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आपकी अपनी जो लोकल भाषा है वह है चंबियाली, ठीक है। भरमौर का कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी जो लोकल भाषा है वह गद्दी भाषा हो सकती है। तो आपको उनकी भाषा नहीं आती और उनको आपकी भाषा नहीं आती, दोनों अलग अलग भाषा बोलते और समझते हैं। तो ऐसे में कोई तीसरी भाषा जिस भाषा में दोनों बातचीत कर सकते हैं वह तीसरी भाषा संपर्क भाषा होती है। उदाहरण के लिए आप किसी फ्रांसीसी व्यक्ति से मिले, फ्रांस के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है, आपको फ्रेंच भाषा नहीं आती और उनको हिंदी नहीं आती है। आई बात समझ में? तो दोनों में बातचीत करने के लिए एक तीसरी भाषा यानी कि अंग्रेजी का व्यवहार किया जाएगा। तो वह कॉमन भाषा, वह कॉमन लैंग्वेज जो दो अलग अलग भाषा बोलने और समझने के बीच में जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। सीधे सीधे शब्दों में अगर और आप कहें तो इसको कि एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन भाषा जो दो अलग अलग भाषा बोलने और समझने वाले लोगों को जोड़ने का काम करती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। लिंक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना,
ठीक है, तो जोड़ने वाली भाषा होती है। स्पष्ट है? भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, ज्यादातर लोग इसका व्यवहार एक दूसरे से जुड़ने के लिए करते हैं। ये कुछ विद्वान थे जिनकी परिभाषा इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर दंगल झाल्टे ने संपर्क भाषा की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी और कहा, अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण इस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य और केंद्र और दूसरे देश, समझ रहे हैं? एक एक सीढ़ी देखते जाइए। ठीक है, क्या कहा कि अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति यानी कि दो व्यक्ति जो अलग अलग भाषा जानते हैं, राज्य यानी कि दो अलग राज्य हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया और बिहार हो गया। ठीक है, तो एक दक्षिण भारत का राज्य है और एक उत्तर भारत का राज्य है, दोनों की भाषा क्या है? अलग अलग है। तो दोनों के बीच राज्य और केंद्र, ठीक है, यानी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में राज्य और केंद्र के बारे में आप समझ चुके हैं। यानी कि कोई राज्य केंद्र से संवाद करना चाहता है वह, और देश विदेश, भारत किसी दूसरे देश से संवाद करना चाहता है, तो जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से इन सब में संपर्क स्थापित होता है उसे कॉन्टेक्ट और इंटर लैंग्वेज की संज्ञा दी जाती है। स्पष्ट है? उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संपर्क भाषा सिर्फ दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम नहीं करती है, व्यक्तियों के साथ साथ दो राज्यों को, राज्य और केंद्र को एक देश से दूसरे देश के बीच में भी संपर्क स्थापित करने का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए जापान है, वहां की लैंग्वेज क्या है? जापानी है। चीन की भाषा क्या है? चाइनीज है। भारत की भाषा क्या है? हिंदी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या सूचनाओं का जो आदान प्रदान होगा वह ऐसी भाषा में होगा, ठीक है, जो दोनों जान सके और समझ सके। तो वह भाषा क्या होगी? वह भाषा कौन सी हो सकती है? मैं उस भाषा का नाम पूछ रहा हूं। मान लीजिए चीन और भारत के बीच में अगर संवाद स्थापित करना है तो कौन सी भाषा हो सकती है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी वहां पे क्या हो गई? संपर्क भाषा हो गई। ठीक है, रूस और भारत के बीच में संवाद हो रहा है तो वहां की भाषा रसिया है, यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। तो कौन सी भाषा में संवाद होगा? अंग्रेजी में संवाद होगा, क्योंकि अंग्रेजी भारत की भी राजभाषा है और वह ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से दोनों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा जो है वह है अंग्रेजी, क्योंकि इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। और भारत में जो संपर्क भाषा है वह क्या है? हिंदी। क्योंकि बहुभाषा भाषी राज्य है, दक्षिण में अलग बोली है, ठीक है, अलग भाषाएं हैं, उत्तर भारत में अलग है, ठीक है, उधर गुजराती है, उधर असमिया है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो भारत की जो संपर्क भाषा है वह है हिंदी। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी संपर्क भाषा की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी। इन्होंने संपर्क भाषा को 3 स्तरों पर विभाजित किया और कहा कि वह भाषा जो एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र और असम हो गए, ठीक है, बंगाल और बिहार हो गए, तो इनके बीच पत्र व्यवहार और प्रशासनिक कामकाज के लिए को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक स्तर संपर्क का यह बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार होते हैं उसके लिए प्रयोग की जाती। तीसरा स्तर वह बताया जो एक प्रदेश या एक राज्य का व्यक्ति दूसरे प्रदेश या दूसरे राज्य के व्यक्ति से कि चूंकि जो दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं, दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 स्तर बताए भोलानाथ तिवारी ने। कौन कौन? अलग अलग राज्यों, राज्य और केंद्र, और अलग अलग राज्यों के व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संपर्क भाषा वह भाषा है जो अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों, अलग अलग भाषाई राज्यों और अलग अलग देशों की जो भाषा है, ठीक है, उन सब में जो भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं को एक स्तर पर लाकर संपर्क साधने या संवाद का पुल बनने के माध्यम के रूप में काम करती है। आई बात समझ में? स्पष्ट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। और जनभाषा
जनता की भाषा है, क्षेत्र विशेष की भाषा है। जनभाषा को आप बोली भी कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जनभाषा का स्तर ऊपर उठता जाता है, ठीक है, इसका संस्थागत विकास होता चला जाता है, ठीक है। क्षेत्र विशेष के संबंध में जनभाषा अलग होगी, राज्य विशेष के संबंध में जनभाषा क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, देश विशेष के संबंध में जनभाषा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसे जैसे सीमा का विस्तार होगा, जनभाषा की जो अवधारणा है उसमें बदलाव आता चला जाएगा, लेकिन मूल रूप से जनभाषा लोक भाषा को कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र विशेष की बोली को या क्षेत्र विशेष की भाषा को जनभाषा कहते हैं, जिसका साहित्यिकता और शुद्ध व्याकरणिक नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है। और संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज, वह भाषा जो जोड़ने का काम करती है। किन्हें जोड़ने का काम करती है, अलग अलग भाषा बोलने और समझने वाले लोगों को जोड़ने का काम करती है। स्पष्ट है, कोई शंका तो नहीं, कोई प्रश्न तो नहीं है आपके मन में? आपने क्या समझा, जनभाषा और संपर्क भाषा, ठीक है। संपर्क भाषा के संबंध में विद्वानों की जो परिभाषा मैंने बताई उसे नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा और नोट्स बना